नीतीश जी सबको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि हम थोड़ा वोकल रहते हैं और हम साथ में रहते हैं तो लोगों को लगता है कि यही ज्यादा सबसे बड़ा चाटुकार है, यही सबसे पीछे पीछे लगा रहता है। ये बहुत फेमस हो रहा है या लोग बहुत बोलते हैं कि जो भी विरोधी हैं कि चाटुकार है, चमचागिरी करता है। बाप माई तक चमचागिरी नहीं करेगा तो किसका चमचागिरी, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमेशा ये जो है हाइपर एक्टिव रहता है, इसका अपना नहीं है, चमचागिरी करता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। ओके। मेहनत करना पड़ता है और उसके लिए वोकल होना। तो क्या मैं ये अंडरलाइन कर सकता हूँ कि ये इंस्टिंक्ट जो था, ये इंस्टिंक्ट अशोक चौधरी को पॉलिटिक्स में लेके आया कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको आज मैं कैमरे पे अंडरलाइन कर सकता। बिल्कुल छोड़ने का कारण वॉज नॉट कांग्रेस छोड़ने का कारण हमारा अलायंस था जी। क्योंकि इफ यू सी फ्रॉम डे वन दैट कांग्रेस हैज हैड अलायंस विद आरजेडी, कांग्रेस इज डिक्लाइनिंग। ही इज द मैन, ही इज द मैन, ही इज द मैन, ही इज थर्मल पावर। तो इस चीज को आप मानते हो, इसीलिए आप बिल्कुल, ही इज द थर्मल, ही इज हैविंग द विजन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत के चैप्टर 3 में। और आज मेरे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री, विरोधियों के फेवरेट डॉक्टर अशोक चौधरी जी। किसी पॉडकास्ट के इतने इनिशियल स्टेज में आपके जैसे गेस्ट का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू वेरी मच और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जो हमारा नाम है पॉडकास्ट का वो है डी कोड विद नवनीत। तो हम यहाँ पे आज आपके सिर्फ राजनीतिक जीवन की बात नहीं करेंगे, हम आपके जीवन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और समझना चाहेंगे कि आप इस लेवल पे, इस मुकाम पे कैसे पहुंचे। ये डेस्टिनी था, आपका मेहनत था और मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। मैं आपके परिवार को करीब से जानता हूँ, तो आपके परिवार में बहुत आप लोग भाई हैं। कोई IIM अहमदाबाद से है, कोई एक्सएलआरआई से है, कोई पब्लिक सर्विस में है। तो आपने राजनीति कैसे चुनी, आप राजनीति में कैसे आए? काफी मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, बट क्योंकि व्हेन आई वाज इन 12th मैं पिताजी से काफी क्लोज था। काफी क्लोज मतलब ऐसे तो हर लोग अपने पिताजी से क्लोज होते हैं, बट फैमिली में किसी न किसी से आपका एक बाउंडिंग क्रिएट हो जाता है। मेरा मेरे पिताजी से काफी अच्छी बाउंडिंग थी और मेरे पिताजी हमें हमेशा एक जिसको बोलते हैं हर चीज वो शेयर भी करते थे, अपनी तकलीफ, अपनी समस्या। कभी कभी बिकॉज आई वाज द ओनली वन हु वाज स्टेइंग विथ हिम from the early age. When I done my 10th in 84, then went to Delhi University for an admission. और मेरा हिंदू कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन हो भी गया और हमारे और भी बहुत से मित्र थे जो साथ में गए थे दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए। उन लोगों ने भी अपना एडमिशन लिया तो उनके साथ साथ एक लॉट होता है ना, चले गए। और पिताजी का भी बड़ा पढ़ने पढ़ाने में बड़ा विश्वास था, बड़ा वो इस पर अपना वो देते थे कि नहीं भाई जाना है दिल्ली विश्वविद्यालय जाइए पढ़िए। तो जो हमारा प्रोविजनल मार्कशीट था उस पर एडमिशन तो हो गया, बट हमारा जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको लेकर के डेट दिया गया वहाँ आने के लिए। व्हेन आई केम बैक देन आई रियलाइज्ड कि ही वाज अ डायबिटिक एंड ही वाज अ हार्ट पेशेंट। तो मुझे लगा कि अगर 5 भाई में कोई नहीं है, एक हमारे भाई साहब उस समय आई थिंक ही वाज पोस्टेड इन राउरकेला, ही वाज इन बैंक मैनेजर इन सिंडिकेट बैंक, तो वो वहाँ पोस्टेड थे। एक भाई हमारे जो बड़े वाले हमसे जो जस्ट बड़े थे वो दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ में उस समय पढ़ रहे थे। मेरा जो छोटा भाई था वो DPS में पढ़ रहा था। तो हमें लगा कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ health crisis or something, then it will be difficult for him to manage because he was from a very different generation. बहुत सादगी थी, बहुत तो दैट्स वाई वहाँ से लौटने के बाद देन आई डिसाइडेड दैट आई शुड स्टे। वहीं से हमारी डेस्टिनी चेंज कर गई। आई शुड स्टे विद माय फादर। उसके बाद फिर फादर के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था पॉलिटिक्स में। डिस्क्रिमिनेशन जैसे he was on a different generation, no? Right. He was not very vocal. मिल गया जो ठीक है, बहुत कुछ उनको संगठन में नहीं मिला, बहुत कुछ उनको आगे नहीं मिल पाया। But yet, so हमको लगा कि नहीं, I should come into politics, so
I should make people realize that मांगने से कुछ नहीं मिलता है, ओके। मेहनत करना पड़ता है और उसके लिए वोकल होना पड़ता है। तो क्या मैं ये अंडरलाइन कर सकता हूँ कि ये इंस्टिंक्ट जो था, ये इंस्टिंक्ट अशोक चौधरी को पॉलिटिक्स में लेके आया कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होती है? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, इसको आज मैं कैमरे पे अंडरलाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छा लगा ये जवाब। बहुत दिल से निकला था ये जवाब। और फिर तो हम ये भी मान सकते हैं कि राजनीति में जो आप आए, एक बदलाव के लिए आए, अपना एक सोच था उसको लेके आए थे। उसके बाद हम आते हैं आपकी शादी पे, इंटरकास्ट लव मैरिज। बहुत चर्चा होती है आपके शादी की, आपके परिवार की। उसका क्या है, आपके शादी के पीछे की क्या कहानी? शादी तो जब हम यहाँ पे I met Neeta in 1991 when I was doing my masters. तो किसी मित्र के यहाँ से, वैसे I was very, औरतों से हम दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अब है क्या कि हमें लगता है कि that was destined to my life. तो हमारी नीता से जान पहचान हुई, एक मित्र के यहाँ मुलाकात हुई, फिर एक दो बार और, उसके बाद एक दो जगह और कॉमन जगह पे मुलाकात हुई, और धीरे धीरे दिन भी हमारा लगभग 6-7 साल का कोर्टशिप चला। Then I tried to convince the families, but उनके माता पिता, फादर से हम उनसे मिलते रहे। He was एडिशनल सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काफी मतलब सुलझे हुए आदमी थे, बट he said that I will, my family is very conservative. No, my family is very interlinked. So I will discuss with the family and let you know. Then I went to meet him again after 2 months. Then he said, my family is disagreeing to this marriage because I was from the scheduled caste. And I was, at that point of time, I was not doing anything in 91. Masters कर रहे थे. Masters. क्योंकि उसके ऊपर शादी की प्रेशर थी, तो हमको लग रहा था कि भाई मोहब्बत करते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं ब्याह हो जाए. Then we got married. 91 में शादी हुई, फिर हम अच्छे लगने लगे उन लोग को। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर लोग इतनी चर्चा करते हैं, शायद पता नहीं कुछ भी और रीजन होगा। नहीं, चर्चा करते हैं कि 91 में इंटरकास्ट मैरिज, अब तो सरकार भी इंटरकास्ट मैरिज में पैसा देती है, प्रमोट करती है, और हम समझते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज जितना होगा, हम जिस जाति विहीन समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, बिल्कुल वो बेटर होगा। जी। रिसेंटली मैं आपका एक भाषण सुन रहा था, जिसमें बरबीघा में आप भाषण दे रहे थे, जिसमें आपने बोला कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ या जब भी मैं अपने जीवन में कुछ करता हूँ तो आपको याद करता हूँ। आप ही वो हैं जिन्होंने इस पेड़ को लगाया है और आज मैं इस मुकाम पे हूँ, या जिस मुकाम पे भी हूँ वो आपने मुझे मौका दिया इस वजह से। तो तहे मन से, अंतर मन में आपको क्या लगता है कि जब बरबीघा के लोग जब वैसे भाषण सुनते हैं या उन चीज़ों को सोचते होंगे, तो उनको क्या लगता होगा जो उन्होंने एक बहुत बड़ा राजनेता बनाया है या एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु बनाया है? एक जो बिहार में लोग बोलते हैं कि आप पर्दे के पीछे की राजनीति भी बहुत अच्छे से करते हैं, उतने ही अच्छे से करते हैं जितने पर्दे के आगे की राजनीति करते हैं। तो बरबीघा के लोगों को क्या लगता होगा? लोगों को लगता होगा कि अच्छा बेटा पैदा किए, अच्छा बेटा, एक अच्छा बेटा है, इसको हमने प्यार आशीर्वाद दिया जो आगे बढ़ रहा है। इतने सालों के बाद भी बरबीघा आपके मन से गया नहीं? कभी जाएगा भी, बांसघाट तक बरबीघा याद रहे। दैट इज वाज माय फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड माय पॉलिटिकल जर्नी। और जब 2000 में हम चुनाव लड़े थे, तो हमारे लिए बरबीघा का इंटरनल पॉलिटिक्स वाज नॉट दैट कोहेसिव, बट येट पीपल हैव गिवन मी वोट और हम जीत करके आए। फिर 2005 का चुनाव लड़े, 2005 फरवरी का भी चुनाव हम जीत करके वहाँ से आए। तो बरबीघा इज अ प्लेस वेयर आई कैन से दैट इज माय होम टाउन, यू कैन से, बिकॉज वहाँ पर हर एक गांव में हर लोगों को पहचानते हैं, हर एक गांव से लोग जुड़े हुए हैं। बोलते हैं ना, इंटरनल कनेक्ट विद पीपल। द पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड मी, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड पीपल। उनको भी ये पता है कि किस तरह का आदमी है, हमको भी वहाँ पता है कि लोग किस तरह के हैं, क्या भाव मेरे प्रति रखते हैं, विदाउट एनी कास्ट। जब वो सीट जनरल हो गई थी 2010 में, तब भी हम वहाँ से चुनाव लड़े, बिकॉज आई वॉज टू अटैच्ड टू दैट। एंड लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से दैट कि मत लड़िए वहाँ से, क्यों जनरल हो गया है, इतने साल के बाद जनरल हुआ है, फिर
एक का जो मतलब एक कास्ट जो डोमिनेट वहाँ करता है, भूमिहार कास्ट, उनको लगेगा कि भूमिहारों की ये सीट है और ये दलित लड़ेगा, लेकिन हमको उसमें भी आई वॉज जस्ट लॉस्ट बाई वेरी थिन मार्जिन, और आई थिंक कि दैट वाज माय मिसकैलकुलेशन। और बहुत पूरी की पूरी कम्युनिटी ने बड़ा प्यार से हमको, तो दैट वाज अ वेरी पर्सनल कि अपने कास्ट के लोगों को वोट ना करके हमको लोगों ने वोट किया। हार जीत तो एक डिफरेंट है ना, बहुत थिन मार्जिन से हम सेकेंड रहे थे, और वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड जीत गई थी, लेकिन बहुत छोटे मार्जिन से, लगभग हमको लगता है 1100 के वोट से हम हार गए थे। तो मतलब आई हैव टू मैनेज ओनली 500 वोट्स एंड दैट वाज पिनिट्स फॉर मी, बट आई थिंक दैट वाज माय डेस्टिनी और माय ओवर कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाई आई लॉस्ट दैट सीट। अगर हम वो सीट जीत जाते तो परिस्थिति कुछ और आज होती। अभी आपने भूमिहार का चर्चा किया, तो भूमिहार और आपका हमेशा कुछ न कुछ संबंध है, तो वो क्या है? रिसेंटली कुछ बहुत दिन पहले कुछ स्टेटमेंट था, या मुझे तो अभी या आज तक अभी फील नहीं हुआ कि आपके मन में या कुछ है, बट वो कंट्रोवर्सीज चलते रहते हैं कहीं ना कहीं आपके साथ। एक्चुअली में कंट्रोवर्सी एक परसेप्शन है लोगों के मन में, लेकिन कि लोग को लगता ऐसा है, लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई थी व्हाट दैट वाज against a particular person, that was not against the community, but that person has created it, Right. कि it is against the community। और तब तक तो हमारी बेटी की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, तो ऐसा इतना बड़ा मैं मूर्ख तो नहीं हूँ, मतलब समाज में अपनी बेटी का हमने कन्यादान किया है, उस समाज के बाद में हम रिवर्स कमेंट करेंगे तो, बट पीपल हैव, पॉलिटिक्स में क्या है ना, बहुत सी चीजों को ट्विस्ट कर देता है, बट है कि सत्य तो सत्य होता है, सत्य तो सबको पता होता है, सत्य तो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा कर रही थी, आई गेस वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था कांग्रेस का इन रिसेंट टाइम्स। तो एक नेशनल पार्टी थी कांग्रेस, आपकी गांधी परिवार से करीबी थी, सब कुछ इतना अच्छा था, फिर अचानक से आपने कांग्रेस छोड़ दी। देखिए, कांग्रेस छोड़ने का कारण वाज नॉट कांग्रेस, कांग्रेस छोड़ने का कारण हमारा अलायंस था। If you see from the day one that Congress has had alliance with the RJD, Congress is declining. ठीक है, and we gained position with the alliance with Nitish ji, क्योंकि I was the person who was having a discussion in Mahagathbandhan for my party and for my seats। तो नीतीश जी ने ऑनेस्टली बहुत से करीब 6-7 सिटिंग सीट्स को अपने लिए छोड़ दिया, हमारे लिए, कि ये उनका सिटिंग सीट था और बहुत मतलब श्योर सीट था उनका, बट उन्होंने वो सीट हमारे लिए छोड़ी बिकॉज ही वांटेड दैट अलायंस शुड आल्सो डू वेल। बट इफ आई सी लालू प्रसाद यादव, तो लालू प्रसाद यादव तो बहुत ब्लंट थे हमारे, मतलब हमेशा हमको, मतलब जब गठबंधन में सीटों पे बातचीत चल रही थी और ये सब हो रहा था, तो एक बार हमको फोन करके कहते हैं कि तुम्हारा 4 सीट है, 8 ले लो, 8 नहीं तो 16 ले लो, और 16 से पेट नहीं भरता है तो 20 ले लो। मतलब माइट बी दैट इज हिज स्टाइल, बट इट्स नॉट नेसेसरी एवरीबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ अ स्टाइल। नो, देन आई टोल्ड हिम कि आई एम अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, द बॉस इज सिटिंग दिल्ली, 5 ही सीट पे अलायंस कर ले, हमको क्या है, बट आई हैव गॉट अ इंस्ट्रक्शन फॉर 50 सीट्स, so I am pitching for that, as simple as that। अच्छा, एक बात, जैसे ये चीजें आप पहले भी बोल चुके हो, मैं सुना हूँ कि आरजेडी कांग्रेस को खत्म करने में लगी। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि कन्हैया कुमार, पप्पू यादव को बस पे नहीं चढ़ने दिया गया या स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया, तो ये चीजें कांग्रेस आलाकमान को समझ में नहीं आती है या उनकी क्या मजबूरी है इसी? आपके अकॉर्डिंग एक अपॉर्चुनिटी थी जब हम कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे, और हमने जाकर के जब नीतीश जी ने इस गठबंधन को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास जाकर के रिक्वेस्ट किया था कि मैडम, हमारे पास 28 एमएलए हैं, 4 एमएलसी हैं, 28 एमएलए और 4 एमएलसी, तो हम लोगों को अपना काम करने दीजिए, और जब चुनाव आएगा देन यू डिसाइड कि वेयर वी हैव टू गो, लेफ्ट और राइट।
and this is the best time that we should fight for our rights in Bihar. But उस समय अहमद पटेल थे, अनफॉर्चुनेटली ही इज नाउ नो मोर. तो उन्होंने बड़ा ब्लंटली हमको जवाब दिया एंड आई हैव स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज बहुत मुश्किल से, बहुत 47,000 किलोमीटर पैदल बाय रोड चले थे इस बिहार में, 47,000 किलोमीटर, और 318 किलोमीटर हम पैदल चले थे. वो गया वाले रूट पे, बोध गया से चंपारण. तो हम आई हैव फेल्ट द पल्स ऑफ पीपल कि लोग नीतीश कुमार के प्रति क्या भाव रखते हैं और लालू प्रसाद के प्रति क्या भाव रखते हैं. तो हमने इस बात को मैडम को एक्सप्रेस किया. ठीक है, ही हैज वेंट विद बीजेपी, बट गिव अस सम टाइम, डोंट बी इन अ हरी टू हैव एन अलायंस विद आरजेडी राइट नाउ, बिकॉज आई वाज हैविंग द माइंड एंड व्हाट लूज टॉक लालू यादव यूज्ड टू से अबाउट राहुल जी एंड सोनिया जी. तो हम समझते थे पीछे में ऑफ रिकॉर्ड क्या बोलते हैं. बट उसी में अहमद पटेल ने कह दिया कि इमोशन से राजनीति नहीं होती है. दैट वाज आल्सो करेक्ट कि इमोशन से राजनीति नहीं होती है. हम लोग को तो आप सही में लिटरली आई क्राइड. विटनेस हैं, सीपी जोशी जी हैं, गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल, मैडम और मैं, ये 5 आदमी थे. एक आदमी डेथ कर गए, 2 आदमी तो अभी भी अलाइव. गुलाम आजाद वाज देयर. तो अशोक चौधरी इस चीज के लिए रोए. यस, प्लीज गो अलोन, because I was aware about it, what is going to happen with Congress in future. Because हम बहुत से ऐसे, मतलब पार्टी के एक्टिविटी में तो रहे हैं ना, बहुत सी परिस्थितियों को हमने देखा है कि जो मजबूत हमारे नेता थे और जहाँ हमारा मजबूत पोजीशनिंग था, वहाँ पर लालू यादव ने उस सीटों को नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था कि इसको मार दो. तो जो बड़े बड़े हमारे स्थापित लीडर थे कांग्रेस के, उन सबको उन लोगों ने फिनिश कर दिया. अब रमासे प्रसाद सिंह जैसे नेता को भी पार्टी छोड़ के जाना पड़ा. वो तो बस चाहते हैं कि कांग्रेस डाबंगला चौराहा पर खड़ा रहे, हम चवन्नी ठंडी डालते रहें, जिससे कि उसका पेट पलता रहे, जिंदा रहे, जिससे कि माइनॉरिटी का वोट जो है वो मेरे साथ इंटैक्ट रहे. बाकी उनको कोई कांग्रेस से मतलब नहीं. एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा ऑपोजिशन होना जरूरी. तो आप एक अच्छे ऑपोजिशन के रूप में किसको मानते हैं, आरजेडी या कांग्रेस? क्या हो तो स्टेट के लिए अच्छा है? कांग्रेस एनी डे बेटर देन आरजेडी. उसके बाद आप नीतीश कुमार सर के साथ आए, तो ऐसा क्या दिखा आपको जो इतने पास आ गए, आपने उनको मानस पिता मान लिया और वो भी वैसा ही स्नेह और प्यार छोटे भाई जैसा मानते हैं आपको. तो ऐसा क्या दिखा आप दोनों को एक दूसरे में? क्योंकि ये इसलिए भी मुझे पूछना है कि आप शायद हिंदुस्तान में पहले ऐसे दलित हैं जो बिना किसी हाउस के मेंबर बने मंत्री बन गए. तो ऐसा क्या दिखा एक दूसरे को आप दोनों में जो इतना अच्छा रिलेशन, इतना अच्छा बॉन्ड हो गया? ऐसा है कि 15 में जब हम एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, तो नीतीश जी के बारे में तो हम प्रभावित हो गए जब हम 318 किलोमीटर पैदल चले. तो बहुत से लोगों से हमारी इंटरेक्शन हुई, क्योंकि पैदल चल रहे थे. हीरा बेचने वाला, सत्तू बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, किसी के चापाकल पे पानी पी रहे हैं तो वो, तो पूरा हुजूम जो हमारा चलता था, इंटरेक्ट करते गए, लोगों से पूछते गए. तो एक वो भाव था. और सब जगह छोटी मीटिंग्स भी करते रहते. एक भाव, रिफ्लेक्शन पता चलता था नीतीश जी के बारे में. फिर जब हमारा गठबंधन हुआ और हम एजुकेशन मिनिस्टर बने, तो नीतीश जी ने पहली बार 7 नंबर में थे, बुला के बोले हम इसके सख्त विरोधी थे कि चोरी का जो सिलसिला है मैट्रिक में, जो लोग घूम के मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए मम्मी पापा मामा चाचा जा रहे हैं उसका मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए और चोरी कराने, तो ये बंद होना चाहिए. क्योंकि ठीक उसके एक साल पहले अमेरिका के किसी मैगजीन में छपा था कि द न्यू सुपरमैन ऑफ इन बिहार, और छज्जी पर लोग खड़े हैं, चोरी करा रहे हैं, पूरा बिल्डिंग में. हाँ, पूरा बिल्डिंग में फोटो छपी थी. तो नेचुरली वो हमारा तो मतलब डीएनए कुछ और है ना, इस तरह का तो हमारा डीएनए है नहीं. तो हम लोग कि इसको रोकना पड़ेगा, और इसको रोकेंगे तो रियल प्रतिभा भी हमारी निकलेगी, और लोगों के बारे में जो हमारे बच्चे पढ़ के पास हो रहे हैं उनके बारे में हमारी छवि भी बदली. तो हमने चोरी को रोका था, और उसके लिए बहुत से नई पॉलिसीज लाए थे. उसमें बहुत से प्रिंसिपल सस्पेंड हुए थे,
बहुत से प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल बनाया था, बहुत बड़ा कार्रवाई जी हुई थी। याद है। तो उस समय मैट्रिक की परीक्षा जब हो रही थी तो नीतीश जी ने बोला कि अभी बहुत अच्छा चल रहा है, अब 4-5 दिन और बचा हुआ है, इसको किसी तरह से रोक करके रखना, पूरा टाइट रहना है। छवि हम लोगों की बड़ी खराब हो शिक्षा की। तो पर्सन, बिकॉज हमारी तो उनसे इस मामले में बात हुई नहीं थी, हमने कहा था कि सर हम इस बार प्रयास कर रहे हैं चोरी रोकवाने का, तो रात में हमको रोक करके उन्होंने कहा, तो एक व्यक्ति का विजन दिखता है कि हाउ ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्टेट लाइक बिहार। और फिर जब काम करने का मौका मिला तो देखे कि बहुत सिंप्लिसिटी है इस आदमी में, मतलब नेता इस तरह का होना चाहिए जो फुल ऑफ सिंप्लिसिटी, फुल ऑफ विजनरी लीडर, और वर्कहॉलिक इतना कि काम इतना देर करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के रात 7-8 बजे तक काम करना, आधे घंटे के लिए जाना। मुझे 1 मिनट रोकना चाहूँगा। अभी आप बोल रहे हो सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक, और मैं देखता भी हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे आप हैं या कोई और नेता लोग हैं, वो जाते हैं सुबह-सुबह, तो वो ऑफ़िस में उनका जो वो तो पहचानते हैं सोशल मीडिया की वजह से कि उनका ऑफ़िस है। मैं देखता हूँ वो डेली सुबह ऑफ़िस में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये बीमार हैं, थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। ये तो दीज ऑल आर बिकॉज नीतीश कुमार के खिलाफ में तो कोई है नहीं। अब आप बात करिए कि 20 साल मुख्यमंत्री रहा हो कोई व्यक्ति, नेता, और एंटी इनकम्बेंसी ना हो, इंडियन पॉलिटिक्स में तो संभव नहीं। 5 साल 10 साल में लोगों का एंटी इनकम्बेंसी आ जाता है, 20 साल काम करने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं आए। आज किसी गांव में चले जाइए, नीतीश कुमार को सब कहेगा कि इनका काम का कोई जोड़ा नहीं है, ही हैज वर्कड सो डिफरेंटली इन द स्टेट। क्या था ये बिहार? मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था मात्र, और आज ये बिहार 3,17,000 करोड़ का बजट का बिहार है। 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 46-46%। ये मेरा नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी सर्वे का रिपोर्ट। और आज मात्र 16% लोग हैं, तो 30% लोगों के लाइवलीहुड को उन्होंने चेंज किया अपनी पॉलिसी से। ये 118 नरसंहार का प्रदेश था जब नीतीश जी को बिहार मिला। जातीय उन्माद, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई प्रकाष्ठा थी, हिंदू मुस्लिम दंगा होता था, नक्सलवाद इतना था कि 2 जेल ब्रेक हो चुका था, जहानाबाद और क्या नाम है, नवादा का। तो समझ लीजिए नक्सलों का कितना भयंकर प्रभाव था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आकर के और जेल ब्रेक करा देकर। तो उन परिस्थितियों से इस बिहार को बदला है वो व्यक्ति, तो नेचुरली। तो कहीं ना कहीं जब आप एक डेटा ये भी देखते हैं, जैसे यूएस फॉर एग्जांपल, तो वहां पे एक प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता कंटिन्यू। उसके बाद या इंडिया में भी साउदर्न स्टेट है या और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे तमिलनाडु में फॉर एग्जांपल कॉन्जिक्यूटिव सीएम्स नहीं बनते, आज तक 3 बार ही बने हैं। केरला में भी बदलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन टाइप बन जाता है कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे 1 टर्म या 2 टर्म में सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे पहले लालू जी का राज था तो 15 साल, अभी नीतीश सर का राज है 20 साल से। तो ये किसी स्टेट के लिए अच्छा हो सकता है? The person who is sitting on the top, if he is visionary and he is able to apply his mind and create that kind of a perception by the people in the people's mind that he is doing good for him, अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, तब एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता, लोग वोट करते हैं। ये तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में तो आपको वोट का अधिकार है, तो जनता ही ना डिसाइड करती है कि हम एक ही टर्म देंगे, अब दूसरा टर्म किसी को बनाएंगे, फिर तीसरा टर्म उसको देंगे, फिर चौथा टर्म किसी और को बनाएंगे। बट बिहार में लोग को लगता है कि जो दूसरा इनका विरोधी है अगर वो आ गया तो बर्बाद कर देगा, तो दैट्स व्हाई ही इज नॉट गेटिंग अ चांस। एंड ही नीतीश जी जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नीतीश जी, मैंने लालू जी के टाइम का बिहार देखा है, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं। मैं आपको उस चीज़ में नहीं लाना चाहूँगा कि उस टाइम क्या था और आज क्या है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। बट जो बेसिक नेसेसिटी थी, बिजली हो जाए, पानी हो जाए, रोड हो जाए, वो नीतीश जी ने बहुत अच्छे से किया। बट नाउ बिहार इज लुकिंग फॉर नेक्स्ट लीप ऑफ जंप। वो आज की जो यूथ है, जो मुझसे भी एक जनरेशन लेट के हैं, उन्होंने लालू जी का राज नहीं देखा है। वो आज के बिहार का कंपैरिजन दिल्ली से करते हैं या महाराष्ट्र से करते हैं या गुजरात से करते हैं। तो उन चीजों पे हम कब काम करेंगे, उन चीजों में हम कब सुधार लाएंगे? नीतीश जी को बिहार मिला था तो यहाँ का ग्रोथ रेट जो हमारा था, विकास दर, वो 2.5 था। और हमारे पहले जो सरकार थी उनको जब बिहार मिला था तो विकास दर 3.5 से 4%।
तो आपने 2% के आसपास विकास दर गिरा दिया अपने 15 साल के राजपाट में। नीतीश कुमार ने उस 2.5% से कोई ऐसा बिहार नहीं मिला था नीतीश जी को कि एकदम बहुत ही चकाचक था और वहां से बिहार को बढ़ाना था हमको, तो ही यूज्ड टू गो ऑन अ डिफरेंट लेवल। नीतीश जी को बिहार मिला था, रेंग रहा था बिहार। ऐसी गाड़ी मिली थी कि न टायर था, न हॉर्न था, न हेडलाइट था, न उसका स्टीयरिंग था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू एज ए गुड ड्राइवर, यू विल रिमॉडल दैट कार। तो नीतीश जी ने सबसे पहले तो इस बिहार को रिमॉडल किया। जो मूलभूत संरचना थी, जो बेसिक एमिनिटीज है लाइवलीहुड के लिए, उसको क्रिएट किया। रोड, सड़क, बिजली, पानी, कितने लोगों के पास पानी था? हर घर नल का जल योजना को नीतीश जी ने जब शुरू किया था तो मात्र यहाँ पर 6% लोगों के पास पीने का पानी था घर में, और आज 94% है पानी पीने का। लोग बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, लोग बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हाउ इट विल हैपन? ये जो 30% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, वो ऐसे ही ना उठे कि आपने योजना जो बनाया उस योजना को आपने उसको किया। अब आज कितना है? आज 10.4। पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज गति के विकास दर से बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम इश्यूज क्या है? हमारा पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया में हम पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे घनत्व की जनसंख्या का प्रदेश है, सबसे डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश है। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। मेरी जनसंख्या लगभग 13 करोड़ से 14 करोड़ के आसपास है। तो हमारे यहाँ नौजवान जाते हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ कोई पोर्ट्स नहीं है, हम लैंडलॉक स्टेट हैं। तो उन परिस्थितियों में जो सीमित संसाधन हमारे पास थे, उसमें हम बिहार को इस गति पर लेकर के आए। हमने मक्का के क्षेत्र में 2.5 गुना, धान में 2 गुना, दलहन में हमने 1.5 गुना हमने उत्पादन को बढ़ाया है। 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो सिंचित नहीं थी, जहां पर एग्रीकल्चर नहीं होता था, उसको हमने सिंचित करने लायक बनाया। तो हर तरह से इस बिहार को, अब ये जो आप बात कह रहे हैं, ये जो अभी आने वाला जो हमारा 5 साल है, ये हमारे आर्थिक समृद्धि का समय है। ये एक बड़ा हमारा जंप, पूरा जिसको बोलते हैं कि हमारा हेलीपैड बन के तैयार है। अब हमको टेक ऑफ करना है, बड़ा टेक ऑफ करना है। तो अभी 3 लाख करोड़ का हमारा MOU साइन है। अभी लगभग हम लोगों ने बहुत से जगहों पर, गोपालगंज में जहां जहां हमारा 6 लेन जा रहा है, वहां पर हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए जमीन को, लैंड को एक्वायर कर रहे हैं। अभी 3 कैबिनेट पहले ही हम लोगों ने करीब 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने लैंड एक्वायर किया है, क्योंकि जो लोग हमारे पास MOU किए हैं उनको हमने लैंड देना होगा। तो हर तरह से, और 50,000 नौकरी उन्होंने इस 2000 से 2005 में रोजगार दिया है। लगभग 12 लाख सरकारी नौकरी और लगभग 35,000 के आसपास हम लोग रोजगार क्रिएट किए। अब नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए हम लोगों ने 1 करोड़ का टारगेट रखा है, जो अब लगता है कि अचीवेबल है, बिकॉज वी हैव बीन एबल टू डू 50 lakhs। तो हर तरह से ऐसा नहीं है, एवरीबडी इज, टूरिज्म सेक्टर में हमारा काम हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम हो रहा है। और जो बिहार कभी बेमारू था, आज हम मछली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए। आंध्रा से मछली आती थी, वो मछली आना लगभग 80% बंद हो गई है। अंडा में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। अंडा को, जो आंध्रा से अंडा आता था, उस अंडे के प्रोडक्शन, और सब पर सरकार सब्सिडी दे रही है कि आप मछली पालन करते हैं, आप अंडा का, मतलब एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए आप, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और हम कैसे जैविक कॉरिडोर बनाएं, उसके लिए भी है सरकार पूरा परेशान है कि भाई हम जैविक कॉरिडोर में क्या कर सकते हैं। और अभी अभी हमारे माननीय जो मंत्री हैं, उन्होंने दुबई जो है, हम लोगों को लगभग 150 से 200 kg सब्जी भेजा है। हाँ। और अब हम दुबई के बाद अब सिंगापुर भेजने का प्लान कर रहे हैं। तो पिछले 5 वर्ष का जो देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर का पुरस्कार होता है, इफ यू डू गुड इन एग्रीकल्चर, इफ यू इनिशिएट न्यू इक्विपमेंट, इसके लिए दिया जाता है इनिशिएटिव्स पे। तो वो जो कृषि क्रमन पुरस्कार है, वो पिछले 5 साल से लगातार बिहार को मिल रहा है। तो चलो, कृषि मिल रहा है, अब हमें सर्विस और प्रोडक्शन में भी मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली। एक कंप्लेन और है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में, जो लास्ट ईयर का बजट था, इस साल का नहीं, उसमें हमें बहुत सारे एक्सप्रेसवेज मिले थे, जैसे पटना पूर्णिया या फिर रक्सौल हल्दिया। उसके लैंड एक्विजिशन में स्टेट गवर्नमेंट के साइड से वो तत्परता नहीं दिखती है, ऐसा सुनने को मिलता है। नहीं, गलत बात। पूरी तरह से हम लोग लैंड एक्विजिशन में लगे हुए हैं और लगातार उस पर काम हो रहा है। और क्योंकि ये एक बड़ा
बड़ा चंक है ना. जी सो फॉर इफ इट इज नॉट दैट कि हम एक दे आर इंटरलिंक्ड डिस्ट्रिक्ट्स, राइट इंटरलिंक्ड पंचायत्स, राइट इंटरलिंक्ड लॉट ऑफ फार्मर्स. तो प्रॉब्लम्स आते हैं. इट इज नॉट दैट इट इज अ इजी Of course. प्रोसेस, बट द सिंसियरली गवर्नमेंट इज डूइंग इट. और हम समझते हैं कि 78-80% हमारा लैंड ऑलरेडी एक्वायर हो चुका है. आलोचकों का कहना होता है कि आपका कोई अपना वजूद नहीं, राजनीतिक वजूद नहीं रहा. आप सिर्फ नीतीश कुमार सर की चापलूसी करके या चमचागिरी करके आप अपना करियर बना रहे हैं, करियर चमका रहे हैं. ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में और सोशल लाइफ में कोई भी कुछ भी बोलता है. अब चले जाइएगा हमारे उसमें, तो माँ बहन की गाली भी हमको देता है. तब इसका क्या करें? इसका कोई जवाब है? अब क्योंकि लोगों को लगता है कि हमेशा ये जो है हाइपर एक्टिव रहता है, इसका अपना नहीं है, चमचागिरी करता है. अब हाइपर एक्टिव करना, हर लोगों को, देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश that half glass is full and half glass is empty. Empty. How you see the glass. Right. A lot of people see that a half glass is empty. So what to do? I can't do it. हर का नजरिया अलग अलग होता है. किसको क्या कर सकते हैं? मेरी बेटी जीती है अभी सेकेंड हाईएस्ट वोट से बिहार में, पार्लियामेंट में. जी 2 बार हम एमएलसी रहे हैं, एक बार लोकसभा एमएलए रहे हैं, 2 बार एमएलसी रहे हैं. यू हैव टू सी द परफॉर्मेंस, नो, कि हाउ आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, how whatever responsibility I am having, how I am conducting, that is more important. अब बोलने के लिए तो बहुत तरह की बातें चर्चा लोग करते हैं हमारे बारे में. कहाँ किसको कितना जवाब. तो लेकिन आप जितने वोकल हैं अपने माननीय नेता को लेके, हर चीज में आप अपने नेता को ही आगे रखते हैं, हर भाषण में आप नेता को ही आगे रखते हैं. ऐसा शायद ही मैं किसी, आप इवन आपके पार्टी में भी मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ. इसका क्या वजह है? He is the man. He is the man. He is the man. He is the thermal power. तो इस चीज को आप मानते हो, इसीलिए आप बिल्कुल. He is the thermal. He is having the vision. क्योंकि मैं अगर आपका कोई भी स्पीच देखूं तो हर स्पीच में माननीय नेता या हमारे नेता ने ऐसा किया, हमारे नेता ने ऐसा किया. तो ये सच में आप मानते हैं? नहीं, he is the leader. He is the thermal power. भाई, पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का मेन पावर सेक्टर वही है जो सप्लाई कर रहा है. अच्छा, एक बात बताओ सर, जैसे बीजेपी है, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे स्टेट्स में बीजेपी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करती. ऑपरेशन लोटस, ये वो, जो भी, जब इलेक्शन खत्म होता है तब आते हैं कोई और खेलने के लिए, ऐसा मीम्स आता रहता है. बट बिहार में जैसे बीजेपी की सीट आपके सीट से डबल है, फिर भी वो आपको ही नेता मान रही है. ऐसा क्यों? नीतीश कुमार के प्रति लोगों का प्यार ऐसा है बिकॉज ही इज अ वेरी सिंपल मैन एंड ही हैज डन ओनली फॉर द स्टेट ऑफ बिहार. अपने लिए भी जिस सादगी के साथ वो रहते हैं, वो अपने लिए भी कुछ नहीं किए. वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के लिए काम किए. तो नेचुरली लोगों को लगता है कि हिज एक्सेप्टेंस इज मच बेटर देन एनी कैंडिडेट. दैट्स व्हाई. अभी आपने अपनी बेटी शांभवी का जिक्र किया, तो उन चीज़ों की वजहों से भी आप विवादों में रहते हैं. उन लोग आप पे आक्रमण करते हैं, तीखा प्रहार करते हैं, टिकट खरीदा है, मैनेज करता है, नेशनल दामाद आयोग बना दिया है. तो इन चीज़ों से, जैसे आपके बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मैं मिला हूँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो इनसे आपकी ताकत मिलती है या आपको कमजोर बनाती है ये चीज़? नहीं, ताकत है. दे आर, वो अपने आप में एक, दोनों अपने आप में एक पहचान है. बिल्कुल, डेफिनेटली. तो उनको आपकी जरूरत नहीं है. बिल्कुल. तो यार, दूसरी बात है कि जो लोग बोलते हैं नेशनल दामाद आयोग जी, तो आप बताइए कि दामाद से देखा जाता है बेटे को या बाप से देखा जाता है? बताइए. बाप से. किशोर कुणाल हमसे, उनका व्यक्तित्व तो बड़ा है या मेरा व्यक्तित्व बड़ा है? नहीं, किशोर कुणाल, तो आप जिसका बेटा है उनका व्यक्तित्व हमसे बड़ा है, लेकिन क्योंकि आपको हमको रगड़ना है तो आप उसको हमारे साथ अटैच कर देते हैं. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे मैं सुना जो अपना हिस्सा साफ रखने के लिए वो ये बोल रहे हैं, अब मैं अपने घर में दामाद को नहीं ला सकता हूँ? पता नहीं, अब आई डोंट नो. देखिए, हम तो उनके मन में क्या चल रहा है हम तो ये किसी को जानते नहीं है, और उस पर मेरा टीका टिप्पणी करना है जब आएगा. लेकिन एक तो सिंपल बात है ना कि किसी के बेटे को उसके बाप से जाना जाता है ना. और जब बाप अगर कमजोर होता
तब ससुर से जोड़ा जाता है। जी। जब उसका बाप ही हमसे इतना बड़ा है तो फिर हमारे से जोड़ने का क्या मतलब है? मैं तो कभी मिल नहीं पाया उनसे, और लेकिन जितना सुना हूँ, जितना जानता हूँ, जितना पढ़ा हूँ, उनके व्यक्तित्व में तो किसी चीज़ की कोई कमी थी ही नहीं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर पे आपने मानहानि का केस किया है। एक चीज़ मैं, वो सब जानती है, ठीक है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग उन पे कुछ बोलने से बचना चाहते हैं। आपको छोड़ के बीजेपी में भी बहुत सारे लोगों पे उन्होंने प्रहार किया, सब, लेकिन ये सब सब नोटिस नहीं ले रहे। नोटिस नहीं ले रहे। वही मैं पूछना चाह रहा था कि वो नोबडी तो ठीक है, बोलते रहो। इलेक्शन तक बोलोगे, हाँ उसके बाद बाबा, बस इसलिए दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। दैट इज अ गुड But स्ट्रेटजी। it was a personal attack to me, Right. so that's why I filed a case. But ठीक है, इग्नोर ही करना ज्यादा ठीक है ऐसे लोगों को। ऐसे तो ये मतलब आप रिएक्ट करिएगा तो वो और मीडिया में बने रहें। तो इट इज अ बिग बेटर स्ट्रैटेजी जस्ट टू इग्नोर हिम, लेट इट बी, व्हाटएवर यू हैव टू से। एक पॉइंट आता है कि पहले जंगल राज था, नेताओं का करप्शन था। अब 2000 इन रीसेंट पास्ट 5-10 सालों में अफसरशाही हो गई। अफसरशाही, नीतीश इज नॉट वेल, और हमारे यहाँ करप्शन बढ़ गए हैं। जी। ये तीन चीज बोला जाता है। जी। तो अब आप देख लीजिए कि जब से नीतीश जी की सरकार आई है, जी। कितनी कार्रवाई की गई है पदाधिकारियों पर, जी। या कितने छापे पड़े हैं इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग का, हमारे यहाँ जो हमारा ईओयू स्टेट का है। दूसरी बात कि अफसरशाही बढ़ गई है। तो अफसरशाही बढ़ गई तो अफसरशाही के साथ साथ आप ये तो देखिए कि हमारा डिलीवरी क्या है। जी। व्हाट इज द डिलीवरी पॉइंट? एक्चुअल में हम डिलीवर क्या कर रहे हैं? अगर नीतीश जी अपने कुछ चहेते अफसरों पर विश्वास करते हैं, जी। सीएमओ के कुछ लोग हैं जो विश्वास करते हैं, तो उनके माध्यम से एक्चुअली में करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की, जी। 50,000 करोड़ का उन्होंने योजना दिया जी। बिहार को, और सब जगह जहां जहां गए तो कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक से, कुछ इंफॉर्मेशन अफसर से, कुछ ऐसा नहीं है कि नेता जो है, नेता तो अपने, जो हम तो देखे हैं नीतीश जी को, जो नीतीश जी के सामने में विधानसभा में नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय करता है, और जब नीतीश कुमार जी चैम्बर में बैठते हैं तो वो आदमी तुरंत पीछे से आता है और एक एप्लीकेशन फैलाता है, और नीतीश जी अफसर को बुला कहते हैं देखिए इनका काम है, इनका काम करते हैं। ही इज सच अ बिग हार्टेड मैन। इस बार हाउस में इतना केओस क्यों हो गया था? इट वाज लास्ट असेंबली, राइट। सो दे वांटेड टू क्रिएट हकस इन द हाउस, और इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे, कुछ ऐसा हो जाए कि जिसके चलते कुछ स्ट्रैटेजिकली गवर्नमेंट ने अच्छे से हैंडल किया, विधानसभा अध्यक्ष ने, और कोई हंगामा नहीं हुआ। ठीक है, आप अपना करिए, लेकिन वो तो चाहते थे कि कोई मारपीट हो जाए, कोई स्थिति ऐसी बन जाए जिससे में कि हम सरकार को रॉन्ग फुट में लेके आए। बट विद द मतलब जिसको बोलते हैं पेशेंस ऑफ रूलिंग एमएलएज एंड स्पीकर्स, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से ठीक ठाक से निकल गया। एसआईआर पे आप क्या बोलेंगे? पिछले चुनाव में इन लोगों ने संविधान खतरे में एक परसेप्शन बनाया, उसी तरह से बिहार में ये लोग प्रयास कर रहे हैं एसआईआर का। आप ये बताइए कि कोई भी ऐसा ओपोजिशन का लीडर है, एक आदमी बताए कि हमने एसआईआर में फॉर्म नहीं भरा? आप विरोध कर रहे हैं, नहीं 96% आ गया, कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है जिसने नहीं भरा। इवन तेजस्वी यादव, लालू यादव, एवरीबडी, सबने फॉर्म भर दिया, और फिर भी आप कह रहे हैं कि गरीब जो है वो कट जाएगा, नाम कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन हर एक 21-22 साल पर करता है, पहले भी किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी गहन पुनरीक्षण मतदाताओं का, और देखता है कि कोई भी नाजायज वोटर जुटे नहीं, जायज वोटर कटे नहीं। सिंपल फॉर्मूला है, तो उसके लिए प्रयास। लेकिन ये अब इन लोग एक परसेप्शन बना रहे हैं कि हम लोग पिछली बार 12.5 लाख वोट हमको कम आया था, इससे हम सरकार नहीं बना पाए, तो ये लोग जो है हमारे वोटरों को काट रहे हैं। अरे भाई, क्यों काटेंगे वोटर को? अगर कल आपके वोटर कटेंगे तो आप जुड़वाइएगा ना भाई। आपको आज तो दे दिया गया है, आपके हर एक ब्लॉक में बीएलओ बूथ लेवल जो अफसर्स आपके हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनको लिस्ट दे दिया गया है भाई, उनसे अब आप सब पेपर्स ऊपर जमा करवाइए, करवाइए। संविधान खतरे में है जैसे आपने बताया, उससे कैंपेन से फायदा तो हुआ अपोजिशन को?
ये तो कह रहे हैं कि दैट्स व्हाई दे आर रिपीटिंग इट। तो क्या आपको डर लग रहा है? नो 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 SIR से उनको नो, फायदा होगा? नहीं, संविधान खतरे में है कि सरकार आएगी संविधान बदल देगी, जी। ये परसेप्शन दिया था ना। राइट। तो इसमें तो हमारा तुरंत वोटर लिस्ट आ जाएगा ना, जी। तो कहाँ से वो होगा? ये जो पार्टी है, जदयू की पार्टी है, उसमें नीतीश कुमार की तबीयत अभी ठीक, लेकिन कभी ना कभी तो वो रिटायर करेंगे। तो उसके बाद उस पार्टी उस समय निर्णय किया जाए। राजनीति में तो कोई हेतु मत में कोई निर्णय होता नहीं है ना, कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अभी तो आज ही नहीं पता है। आज आपके साथ हम बैठ करके पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल सुबह ही जय श्री राम हो जाए, क्या पता हम। आफ्टर कोविड who is sure about how many days he is going to live? Tell me, are you sure? I have seen there are a lot of cases in COVID, the young people, that 32 and 33 year old having a first small child, they expired in COVID. Right. और अभी के समय में after COVID also there are a lot of heart attacks taking place. तो जब हम कल सुबह का नहीं जानते हैं तो भविष्य का कैसे कह सकते हैं? बट आज के डेट में नीतीश जी इज आवर लीडर, इन हिज लीडरशिप वी आर गोइंग टू फाइट and Nitish is going to become the chief minister. That is for sure. इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे? Yeah, 100%. चाहे जदयू की सीट कम आए ज्यादा। कम नहीं आएगी सीट, क्यों कम आएगी? Why you are saying that सीट कम आएगी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक क्यों कहा है? Why? What is the logic behind it? People कहते हैं जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम क्यों आएगी? पिछले चुनाव में तो हमारे साथ अभिमन्यु को घेर लिया था लोगों ने, घर के अंदर का ही घर का भेदी लंका ढाए कर दिया हमारा। नीतीश कुमार जी का एक भाषण भी था चुनाव के बाद कि पता ही नहीं था कौन हमारे साथ है कौन, बहुत फेमस स्पीच था वो। तो लेकिन आपकी करीबी RSS से बढ़ती जा रही है, ऐसा सुनने को आया है। क्यों RSS से? क्यों? देखिए, करीबी RSS से, हम तो कांग्रेस के बैकग्राउंड के लोग हैं और हमने कभी RSS के साथ हमारा कभी कोई लाग लपेट रहा नहीं। लेकिन जब कुणाल साहब के यहाँ शादी हुई तो मोहन भागवत आए थे बेटी के रिंग सेरेमनी, और मोहन भागवत जी से वहीं पर मुलाकात कुणाल साहब हमारे कराए। तो कुणाल साहब एक बड़ा व्यक्तित्व है उनका। इमाम बुखारी आए थे शादी में, अब क्या कह सकते हैं। तो RSS से तो हमारा, क्योंकि अब बीजेपी हमारा अलायंस पार्टनर है, तो लोगों से मुलाकात होती है, शिष्टाचार मुलाकात तो सब जगह होती है और होना भी चाहिए। ऐसा तो है कि RJD के साथ काम किए तो RJD के लोगों से नहीं होता है। आज किसी RJD के मिनिस्टर की बेटी की शादी होगा, बेटा का शादी हो, कार्ड आएगा तो वहां भी जाएंगे। तो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और निशांत कुमार, तीनों में मन से फेवरेट कौन? ऐसे तो अगर आप नॉर्मली तो निशांत कुमार का ही नाम लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, निशांत जी है क्योंकि अभी राजनीति में नहीं है। निशांत जी राजनीति में नहीं है, लेकिन अगर आप हमसे पूछेगा तो ऑलवेज आई विल साइड फॉर माय ओन पार्टी लीडर। नो, तेज प्रताप जी को पार्टी से निकाल दिया गया, वो किसी पार्टी में और ज्वाइन करते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, उसका कोई राजनीति, बिहार की राजनीति में औचित्य होगा या नहीं? डिपेंड हाउ ही कंसोलिडेट हिमसेल्फ, हो सकता है, डिपेंड करता है। व्हाई नॉट। एक क्वेश्चन आप पे रिसेंट टाइम्स में बहुत आया कि 57 साल की उम्र में आप प्रोफेसर बन गए, क्यों बन गए? ऐसा क्या था? कुछ कॉलिंग आ रहा था? नहीं, मेरे पिताजी मुझे राजनीति में आने से बड़ा विरोध करते थे। He never liked me that I should join politics because he always feel that the politics is very uncertain. And if you are having a stable family life and if you want to teach your kids properly, then politics is not the place because there is a lot of uncertainty. So he always used to tell me कि if you are doing politics, you should go for masters. और उन्होंने हमें मास्टर्स 91 में हम मास्टर्स किए। जब मैं मास्टर्स कर लिया था तो वो बहुत इंसिस्ट किए कि तुम PhD करो। तो हम PhD किए 2003 में के आसपास, 3 में PhD किए। फिर कभी प्रोफेसर का निकला नहीं, बहाली निकली नहीं पॉलिटिकल साइंस में। बहुत हमने प्रयास भी किया कि निकले वैकेंसी, फिर BPSC बहुत डिले कर रहा था। फिर हम लोगों ने बनाया था ये यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, ये हमारे समय में बनी थी यूनिवर्सिटी सर्विस। जब आया तो हमने क्राइटेरिया देखा उसका, तो उस क्राइटेरिया में हम आ रहे थे तो हमने अप्लाई कर दिया कि लेट्स अप्लाई इट, लेट्स सी क्या होता है। कॉल लेटर आएगा तो जाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं जाएंगे। बट फॉर्चुनेटली हमको कॉल लेटर आया। हमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि अगर हम फेल कर जाते इंटरव्यू में, क्या था कि देखिए बहुत भारी
होशियार बन रहे थे, गए थे, प्रोफेसर का देने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये तो है देश प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर बनने लायक भी नहीं थे। तो एक और एम्बेरसमेंट, पॉलिटिशियन पॉलिटिकल साइंस में रिजेक्ट हो जाता था, थोड़ा और ज्यादा खराब। एजुकेशन मिनिस्टर रहे हुए थे ना। जी, बिल्कुल। तो हमने अपना दिया। और ये तो भाई लोग बोलते हैं कि किसी ने देखा, कुछ लोग नेता लोग बोलते हैं कि किसी ने एग्जाम देते देखा। इन लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोफेसर की बहाली कैसे होती है। प्रोफेसर की बहाली में कोई रिटर्न एग्जाम तो होता नहीं है। तो जो लोग कभी पढ़ा ही नहीं है उसको क्या पता। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप इंटरव्यू देने गए थे, तो वहाँ इंटरव्यू लेने वाले का क्या रिएक्शन था? नहीं, रिएक्शन था उसमें तो 2-3 लोग बाहर के थे। बाहर के मतलब इंडिया के ही होंगे ना? हाँ, इंडिया के थे, तो बाहर के थे। जानते होंगे ना ये डॉक्टर अशोक चौधरी? नॉट नेसेसरी। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, नॉट नेसेसरी। नहीं, मैं उसमें यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे, जी, एक और बिहार के, तो 2 आदमी बाहर से। आई डोंट नो कि उनको हमारे बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे, क्योंकि उससे रिलेटेड हमसे प्रश्न कोई पूछे नहीं। पूछे। हाँ, ये बात है कि हर एक इंटरव्यू का वो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग रखते हैं। नहीं, उसके लिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस ये समझना चाह रहा था कि कोई एक मंत्री का कोई नो, दे वर ग्रिलिंग मी मोर देन अनदर स्टूडेंट्स। जैसे बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स को ग्रिल करते से उससे ज्यादा हमको ग्रिल किए, हमसे ज्यादा प्रश्न पूछे। तो कहीं ऐसा भी था कि बॉडीगार्ड अलाउड नहीं है, वो सब बाहर रहेगा? बॉडीगार्ड लेके नहीं जा सकता। हाँ, ऑब्वियसली। तो ये सब था। हाँ, तो इस उम्र में इस पड़ाव पे भी आपने ये सब फेस किया? हाँ, क्यों, क्या खराबी क्या है? ये तो हमारी अपनी पूंजी है ना, जो हमने पढ़ाई किया। मेरे पिताजी की इच्छा थी, हमने तो उनको उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए किया। इसमें क्या खराबी? 60 में भी, अगर 59 में भी होता मेरा, तो हम फिर भी फेस करते तो और पढ़ाएंगे भी लोगों को। वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप पढ़ाने जाएंगे? बिल्कुल। कब से होगा ये? कुछ भी हो जाएंगे देश में, कहीं भी चले जाएंगे। जब मौका लगे जाएंगे, पढ़ाएंगे। क्या दिक्कत है? जब मौका लगेगा बिल्कुल जाके पढ़ाएंगे तो अच्छा है ना। ऑलवेज यू आर interacting with the young crowd, young generation, what they feel about government, what they feel about that whole system, what is going to happen, what is the young mind is thinking, इसका तो कम से कम जानकारी रहेगा। एक चीज और था, आप भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक। मैंने आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखा, सावन में कंप्लीट डेली पूजा, इतना। तो ऐसा क्या हुआ लाइफ में जो भगवान शिव के इतने बड़े उपासक बन गया? नहीं हुआ नहीं, हम तो बहुत बचपन से ही थोड़ा आई एम स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिंदू मैथोलॉजी, और थोड़ा एक टिल्ट हमारा था, क्योंकि मेरे फादर भी काफ़ी पूजा पाठ करते थे। और हर दशहरा में हमको विंध्याचल कोशिश करते थे कि कोई उनके साथ ट्रैवल करे। हम ट्रैवल करते थे उनके साथ, विंध्याचल जाते थे। धीरे फिर आई गॉट, वही लेगेसी आप कंटिन्यू कर रहे हो अपने? हाँ, वो लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। और मतलब हमारे दादाजी ने हमारे गांव में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, वो भी बहुत बड़े शिव भक्त। तब थोड़ा उनका से डीएनए आ गया होगा, थोड़ा पिताजी से डीएनए आ गया। और जब हम केस में एक फंस गए थे, तो उस केस में हम चार्जशीट भी नहीं हुए। और उस समय हमेशा हम कहते थे भगवान को कि अगर हम इसमें इन्वॉल्व हैं तो देन पनिश मी, इफ इवन इफ आई एम, मतलब केवल आउट ऑफ थॉट भी मेरे माइंड में आया होगा इस तरह का, तो हमको पनिश करना। लेकिन अगर हमारे नहीं है तो आई शुड बी फ्री, स्क्रैचलेस हमको फ्री होना चाहिए। अदरवाइज ये तो अनफेयर हो जाएगा मेरे साथ। हम एकदम स्क्रैचलेस निकले। नेचुरली फेथ बढ़ता गया उनको। ठीक। आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन, बट आई डोंट टेक चिकन। अब चिकन नहीं। 2030 में आपके सपनों का बिहार कैसा? आई वॉन्ट दैट कि नीतीश कुमार के पास जब बिहार मिला था, तो ये बिहार 7,000 पर कैपिटा इनकम के पर था 2005 में, और आज ये बिहार 66,000 पर कैपिटा इनकम पर है, विद हैविंग सच अ ह्यूज पॉपुलेशन। हम लोगों का टारगेट है कि 2030 तक इसको 1 लाख लेके जाएं, और जो 16% आबादी हमारी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, उसको हम 0 करें, और 94 लाख जो परिवार हैं उनके लाइवलीहुड को हम इंक्रीज करें। जो आर्थिक रूप से, जो हमारे जातीय संरक्षण में आया, उनको आर्थिक रूप से हम लोग मदद करें और उनके लाइवलीहुड को ठीक करें। और एक बिहार को ऐसा बिहार बनाए जो हमारा विरासत तो बड़ा संपन्न विरासत था ना। यहाँ पर बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक सम्राट अशोक ने, मौर्य राजवंश ने राज करने का काम किया, ये वही बिहार था।
और इसी काल में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनी थी और सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना देखा था इसी बिहार की धरती। तो ये बिहार को तो पूरे देश का सिरमौर होना चाहिए आने वाले समय में। तो आने वाले समय में कैसे ये सिरमौर बने, इस पर हम सबको मिलकर काम करना है। और ये याद करिए कि यहाँ पर विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहाँ से 200 देशों के बच्चे आके पढ़ते थे। और जब इसकी लाइब्रेरी को जलाया गया था तो 6 महीना से कह रहे हैं 8 महीने तक लाइब्रेरी चलता रहा। तो ये तो हमारी पुरानी विरासत हमारी इतनी मजबूत है। आज भी चले जाइए IAS IPS इंजीनियर, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस, ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस, सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे हैं। तो कैसे हम इनके कौशल को निखार सकें, कैसे हम इस तरह का बिहार बनाएं जहां पर कि हम अपने बच्चों को बाहर जाके नहीं पढ़ना पड़े, यहाँ पर। तभी तो इसके 90 के पहले देयर वाज ओनली 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, जब तक नीतीश कुमार नहीं आए। नोबडी हैज, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश में नहीं बनाया गया। और जब नेता आए हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज खोले, ITI खोले, PIT को लाए, पॉलिटेक्निक खोल रहे हैं कि हमारे बच्चों का कौशल विकास। आज हमारे यहाँ आप चले जाइए IIT में, ITI में हमारे यहाँ और पॉलिटेक्निक में AI हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे यहाँ प्रोफेसर सब बहाल हुए हैं। हम हर तरह का कंप्यूटर से लेकर लेथ से लेकर के हर चीज पर हमारा काम हो रहा है। तो हम अपने बच्चों का, तो ये तो एक दिन में बदलेगा नहीं, तो इट विल टेक सम टाइम। तो हम कैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ें और अपने बच्चों का, क्योंकि हम तो हैं ही शार्प, देयर इज नो डाउट कि बिहारी का जो DNA है, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि हम थोड़े मंद बुद्धि टाइप के नहीं। कोई भी एक बिहारी जो अगर आप देखिएगा वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन ही इज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रीशियन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिक। तो हमारा कैसे उनके कौशल को हम और डेवलप करें सो दैट कि वी शुड, मतलब एक जो बोलते हैं इस दुनिया में एक मजबूत स्तंभ बन के निकले। मैं बेगूसराय का हूँ। तो अच्छा, एक क्वेश्चन वहाँ के स्पेशल क्वेश्चन, बेगूसराय में लोगों की डिमांड है एक यूनिवर्सिटी का, तो अगर उस पर थोड़ा अगर हो, इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो एक यूनिवर्सिटी। देखिए बेगूसराय के लिए यूनिवर्सिटी का डिमांड जब हम एजुकेशन मिनिस्टर थे तब भी बना था। बहुत है यंगस्टर्स लोग वहाँ जितने कॉलेज हैं, और बड़ा जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि जो बेगूसराय है वो जुड़ा हुआ है। हमको याद है कि मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी का खोला था। हम अब जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, यूनिवर्सिटी का एक हमने एक्सटेंशन काउंटर खोला था, बट आई केम टू नो दैट लेटर ऑन वो भी सब बंद रहे। तो भविष्य में खुलेगा यूनिवर्सिटी बिल्कुल। बेगूसराय तो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र रहा है और बड़ा आर्थिक सहयोग बिहार को करता रहा है, इसलिए भविष्य में नई सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इस पर हम लोग विचार करेंगे। जदयू में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है नेता के बाद, माननीय नेता के बाद, उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते? ये अभी तो एक हमारे ऊपर भी है, देयर इज वन मोर लाइन। अभी हमारे यहाँ और आप देखिएगा तो नीतीश जी के बाद ललन सिंह हैं, ये चौधरी जी, नरेंद्र नारायण यादव हैं, श्रवण कुमार हैं। तो हमसे जो ऊपर एक लाइन और है, एक लाइन उसके बाद आप अपने आप। हाँ, हमारे लेकिन करीब तो सबसे ज्यादा आप हैं। नहीं, नीतीश जी के करीब सब लोग हैं, ऐसा कहना गलत बात है कि मैं ही सिर्फ करीब। नीतीश जी के करीब, नीतीश जी को पानी पिलाता है वो भी बहुत करीब है नीतीश जी। उसकी बेटी की भी शादी में जाते हैं, अपने बॉडीगार्ड जो है उनका 20 साल से उसकी बेटी की भी शादी में जाते हैं। स्पेशली दिल्ली गए, शादी अटेंड किया और फिर वापस। तो नीतीश जी सबको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि हम थोड़ा वोकल रहते हैं और हम साथ में रहते हैं तो लोगों को लगता है कि यही ज्यादा सबसे बड़ा चाटुकार है, यही सबसे पीछे लगा रहता है। ये बहुत फेमस हो रहा है, या लोग बहुत बोलते हैं कि जो भी विरोधी हैं कि चाटुकार है, चमचागिरी करता है। ठीक है, अरे बाप माई का चमचागिरी नहीं करेगा तो किसका चमचागिरी? इंसान को सफल बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या हो? हाँ, इंसान को किसी ईमानदार, लॉयल्टी एंड मेरे पिताजी कहते थे कि एक बार वो इंदिरा जी के पास गए थे और मेरे पिताजी उस समय 2-3 4 टर्म के MLA हो गए थे, क्योंकि पहली बार तो 1952 में जीत के आए थे। जब इंदिरा जी के पास मिलने के लिए गए तो बहुत कम लोगों से इंदिरा जी मिलती थी और अपॉइंटमेंट दे के मिलती थी और बैठ के मिलती थी। और तो पिताजी ने अपनी बात रखी। तो जब बात उन्होंने रखी तो उसके बाद इंदिरा जी ने उनको कहा कि आप वेट कर लो। सब लोगों से मिल ली और उसके बाद उनको बुलाएं।
बोली कि जिंदगी में 3 चीज राजनीति में हमेशा याद रख, 3P. You have to be polite. You have to have a lot of patience in politics. Polite, patience and presence. कि आपको ये लगे कि हमको इस जगह जाने में भी परेशानी है, पता नहीं लोग हमको पॉलिटिकल प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज अगस्त चल रहा है, 12 दिन हो गए हैं, आज 12 है. कितने दिन आप पटना के बाहर यात्रा पे? हम तो लगातार घूम रहे हैं. हमको लगता है लगभग हमने 12 जिला और 41 असेंबली सेगमेंट को हमने अभी तक टच किया है. और कल फिर हम जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, परसों जा रहे हैं सीतामढ़ी, फिर 15 को जाएंगे जहानाबाद, देन आई विल कम बैक. फिर हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है. आई एम ट्राइंग टू कवर एज मच एज असेंबली आई कैन. तो इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? डेली ट्रैवल कर रहे हैं, डेली रैलियां कर रहे हैं. बाबा के बिना तो कुछ संभव नहीं, महादेव के बिना कुछ संभव. तो महादेव तो बोलने के लिए है ना, लेकिन अंदर से तो आप वही एनर्जी भी वही देते, एनर्जी भी वही. जब फ्री टाइम होता है, जब पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते, तब क्या करना पसंद करते हैं? पौधों के साथ टाइम. हमारे पेट्स हैं, हमारे स्ट्रेस बस्टर सब तो वही हैं. लेकिन आई स्पेंड मोर द टाइम विथ माई ओन प्लांट्स. प्लांट्स के बहुत शौकीन. जहाँ जाते हैं नर्सरी ढूंढते हैं, ऐसा कोई प्लांट हो जो मेरे पास नहीं हो उसको ले आए. आज की तारीख में राजनीति बहुत महंगी होती जा रही है. कोई युवा का एज अलग अलग क्राइटेरिया कर सकते. कोई फर्स्ट टाइम कोई पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? पॉलिटिक्स इज नॉट बिकमिंग MLA, MP. Politics is how you want to create a space socially, politically. Right. तो कोई भी युवा है तो वो कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी लीडर को लोगों से अलग उनको बेनिफिट पहुंचा सकता है, उनको आइडियाज दे सकता है, उनको पुश कर सकता है. तो उससे धीरे धीरे करके ही कैन बिकम अ पॉलिटिशियन, देयर इज नो डाउट. ठीक है, एक आखिरी सवाल. अभी इलेक्शन आने वाली है 2 महीने में, और अभी आपकी सरकार बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ कर रही है. तो इतने सारे पैसे जो हैं, जो अब से लगने स्टार्ट होंगे, उसका कोई कैलकुलेशन है गवर्नमेंट के पास, या फिर जस्ट चुनाव जीतने के लिए हम घोषणा कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार कोई भी घोषणा जो है चुनावी घोषणा नहीं करते. नहीं, जब 2012 में उन्होंने कहा था और 15 में उन्होंने ये कहा था चुनाव में कि 12 में उन्होंने कहा था हम घर भर बिजली देंगे, 15 में उन्होंने कहा था कि हम अगर आपके यहाँ घर घर बिजली नहीं देंगे तो लोग पीपल यूज टू फील दैट ही इज क्रिएटिंग अ जोक. इट इज नॉट पॉसिबल. जो प्रदेश 700 मेगावाट बिजली खर्च करता था पर डे, 700 मेगावाट, आज वो बिहार 8,500 मेगावाट बिजली खर्च कर रहा है. जस्ट इमेजिन द डिफरेंस. ये कैसे पॉसिबल हुआ? लोग कहता था पैसा ही नहीं है राज्य सरकार के पास. आज कहाँ से पैसा लाएगी, कहाँ से बिजली खरीदेगी, कहाँ से इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगाएगी, करेगी. इनकी नीतीश कुमार का निश्चय होता है, और नीतीश कुमार हमेशा नेता जो बड़ा और दूरदर्शी होता है, योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए वित्तीय प्रबंधन करता है और योजना को जमीन पर उतारता है. नीतीश कुमार वो नेता है, घोषणा वाले नेता नहीं है. पूरा कैलकुलेशन करके बैठ करके ही योजना का घोषणा करता है. इट इज नॉट दैट कि एक भी योजना नीतीश कुमार ने एक चुनाव में घोषणा किया 2005 के बाद इलेक्शन में, और वो योजना लागू नहीं हुआ हो, और ये योजना लेटर ऑन जाके बंद हो गया. एक भी योजना. इसीलिए पीपल शुड बी वेरी, ये तो परसेप्शन क्रिएट करने का बोल सकता है लोग कि ये सब चुनावी घोषणा है, बट हम लोगों ने सब कुछ शुरू कर दिया है. 125 यूनिट हो गया. फंड की बात कर रहा. नहीं, फंड का तो बिना फंड के मैनेजमेंट के कैसे होगा? इट्स नॉट पॉसिबल. कैसे? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. सो स्वीट ऑफ यू. Thank you for watching the third episode of Decode with Navneet. Thank you.